नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि पर एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस से हमने मॉडल पेपर की एक सीरीज चलाई है, जिसमें हम आपको मॉडल पेपर दोस्तों सेट करके देते हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इन मॉडल पेपर को दोस्तों लगातार सॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सेल्फ असेसमेंट का दोस्तों मौका मिलता है। तो दोस्तों आज भी हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपके 30 क्वेश्चंस सेट किए हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये मॉडल पेपर बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस रखेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस हमारे रेगुलर माइक द्वारा रिकॉर्ड नहीं की गई हैं, तो इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट करें, आप हेडफोन का यूज़ करें। जैसे ही नया माइक आ जाएगा तो वैसे ही साउंड की ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ओके, यानी कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो भाई छात्रों में अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो कौन सी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों? वो है शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, यानी कि आप क्लास को किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। क्लास का मैनेजमेंट आपका अगर सबसे बढ़िया है तो आपके पास डिसिप्लिन की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो कि सामाजिक परिपक्वता पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मीड के द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सिद्धांत है। तो स्वदर्पण का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, या फिर सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये आपका दुर्खिम के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है मैं और मुझे का सिद्धांत। ठीक है ना, ठीक, आई एंड मी। तो यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, मीड के द्वारा दिया गया है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। आधुनिक शिक्षा का क्या स्वरूप है आप बताइए। छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ, अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, या फिर छात्रों के लिए गलत से सबके लिए सही। तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? आपको क्या लगता है कि भाई आधुनिक शिक्षा प्रणाली कैसी है? देखिए, आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली है वो छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है, क्योंकि जो दोस्तों आजकल की जो शिक्षा हो गई है उसमें क्या है, अंकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से वो आपकी क्या हो गई, जो शिक्षा का जो स्वरूप है वो एक तरह से बदल चुका है। जो शिक्षा का जो सही अर्थ है वो एकदम से चेंज हो चुका है। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको ये प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो एक तरह से तो हम कह सकते हैं कि भाई जो छात्र हैं उनको दिशा देने में ये असमर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो शिक्षा है उसका एकमात्र उद्देश्य रोजगार पाना ही रह गया है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना ही रह गया है। तो इस तरह की जो शिक्षा है वो आपकी छात्रों को सही दिशा देने में असमर्थ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको, यानी शिक्षकों के गुण पर यह आधारित क्वेश्चन है, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना, छात्रों के संग खेलना, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए, या फिर खेल से सर्वांगीण विकास होता है यह बतलाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना, छात्रों के साथ खेलना, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए, या फिर खेल से सर्वांगीण विकास होता है ये बताना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छात्रों के साथ खेलना चाहिए। अगर आपको दोस्तों उसमें स्पोर्ट्स स्पिरिट या को पैदा करना है, ठीक है, तो आपको उनके संग स्वयं खेलना चाहिए। तो इससे ही दोस्तों उनमें खेल भावना का विकास होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि संप्रेषण पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में प्रभावी संचार को बनाने में सहयोगी नहीं होगा। अगर आपको प्रभावी संचार को बनाने में सहयोगी नहीं होगा, इसका क्या आंसर होना चाहिए? दीर्घ वक्तव्य, अस्पष्ट वक्तव्य, संक्षिप्त वक्तव्य, या वह वक्तव्य जो श्रोता को अपने स्वतः निर्णय हेतु स्वीकृत हो। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा कक्षा में प्रभावी संचार को बनाने में सहयोगी नहीं होगा? वो होना चाहिए दोस्तों क्या? वो होना चाहिए अस्पष्ट
वक्तव्य। जब अस्पष्ट वक्तव्य होगा तो उससे संचार ऑफ कोर्स प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से आपका कम्युनिकेशन पर है। सामूहिक संचार की प्रमुख सीमा है कि सामूहिक संचार की क्या प्रमुख सीमा है, क्या इसकी लिमिटेशन है? प्राप्तकर्ता के लिए अधिक महंगी है, संदेश प्रतिपादन में समय अपेक्षित है, अधिक समय लगता है, कार्यक्रम की सफलता मुख्यतः प्रतिपादक के ऊपर निर्भर करती है, या फिर प्रतिपादन की प्रक्रिया कमजोर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये है प्रतिपादन की प्रक्रिया इसमें कमजोर होती है। रेंडरिंग प्रोसेस इसमें दोस्तों कमजोर होती है। जब भी आप ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ही लोग एक्टिव रहते हैं, ज़्यादातर ये होता है, क्योंकि जब हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या होता है कि भाई उसके संग सहजता होती है, लेकिन कई लोग आपस में क्या होते हैं एक दूसरे से थोड़ा असहज महसूस करते हैं, तो वहाँ पर होता है क्या है कि आप एक तरह से पूरे लोग पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाते, तो जिससे क्या होता है कि भाई जो प्रतिपादन की प्रक्रिया है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि शिक्षण व्यवसाय पर है। सामान्य व्यवसाय की अपेक्षा अध्यापन व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या रहा होगा? अन्य व्यवसायों की अपेक्षा इसमें आमदनी के सीमित साधन हैं, व्यवसाय की दृष्टि से अध्यापन ठीक नहीं है, अध्यापन कार्य में समय का बंधन होता है, या फिर अध्यापन कार्य में नैतिकता का बंधन होता है। तो क्यों लोग अध्यापन व्यवसाय को कम महत्व देते होंगे? इसका प्रमुख कारण है दोस्तों कि जो अध्यापन कार्य है नैतिकता का बंधन होता है। एक शिक्षक होने के नाते दोस्तों आपसे नैतिक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जब आप शिक्षक होते हैं तो आपसे कई तरह के अच्छे या हम कह सकते हैं आदर्श व्यवहार अपेक्षित होते हैं। अगर कोई शिक्षक गलत कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसको यह कहा जाता है कि भाई आप शिक्षक हो गया ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो भले ही समाज में वो कई लोग करते हो और उनके लिए वो नैतिक हो, लेकिन वो शिक्षक के लिए अनैतिक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अध्यापन कार्य में नैतिकता का बंधन होता है, एथिक्स का बंधन होता है, तो इसलिए कई लोग इसको कम महत्व देते हैं। इसके बाद दोस्तों शैक्षिक नवाचार अनुप्रयोग। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि का औचित्य है। क्या इसका औचित्य होगा? मुक्त शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, इसका क्या औचित्य रहा होगा? बेरोजगारी कम करने के लिए, निरक्षरता कम करने की दृष्टि से, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से, या फिर शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से, यानी सभी को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों क्या की गई भाई, ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई है। जैसे कई लोग हैं वो जॉब के संग संग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके पास बंधन नहीं होना चाहिए कि भाई वो यूनिवर्सिटी आके पढ़ें, तो उनको भी शैक्षिक अवसर की समानता होनी चाहिए। कई लोग स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर विद्यालय की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए दोस्तों क्या है, पत्राचार या मुक्त शिक्षा ये खोली गई है ताकि सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। इसके बाद शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्रों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर, अपने बच्चों के समान, उनके आर्थिक आधार पर, या फिर उनके सामाजिक स्तर के आधार पर? तो ये तो ऑफ कोर्स ये तीन तो गलत है, तो अपने बच्चों के समान इसका सही आंसर बैठता है, ठीक है ना। वैसे तो दोस्तों आपको स्कूल में छात्रों के संग अनबायस्ड बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है ना। अनबायस्ड का मतलब है कि आप एक तरह से किसी भी छात्र का पक्ष ना लें, सभी छात्र आपके लिए समान होने चाहिए। तो आप जैसे अपने बच्चों के लिए व्यवहार करते हैं, जैसे आप अपने बच्चों में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाते हैं, तो ऐसे ही आप अपने छात्रों से भी कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो इसका जो मतलब है दोस्तों वो अनबायस्ड बिहेवियर से इसका रिलेशन है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि शिक्षण पर आधारित है, जो कि शिक्षण के गुण। तो आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? शिक्षण में कैसा काम है? चुनौती भरा आनंददायक काम है, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है, उलझन भरा काम है, या फिर अत्यधिक परिश्रम का काम है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑफकोर्स चुनौती भरा और आनंददायक काम है। इसके द्वारा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, बालकों के व्यवहार को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है? बालकों के व्यवहार को आप किस तरह से स्पष्ट करेंगे? उनकी असंतुष्ट इच्छाओं के संदर्भ में, उसके नैतिक प्रशिक्षण के संदर्भ में जिसका प्रभाव उनकी चेतना में दृष्टिगोचर होता है, उन उद्दीपकों के संदर्भ में जो उस पर कार्य करते हैं, या फिर प्रेरकों तथा लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वो है प्रेरकों तथा लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में इनके व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। जो बालकों का व्यवहार है दोस्तों, ये आपका किससे? बाल विकास जो आपके अधिगम जो करता है
उसके लक्षण से संबंधित है। तो जो बालकों का व्यवहार है आप उसको इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि वो प्रेरकों तथा लक्ष्यों का एक तरह से जटिल तंत्र है, उससे आपको इसके व्यवहार को हम स्पष्ट करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो कि आपको आरटीई पर आधारित है। आपको सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। आपके सामने धाराएं लिखी हुई हैं, आपने क्या करना है, इनको आपस में मिलान करना है कि कौन सा व्यवस्था कौन सी धारा में करी गई है, आरटीई एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का दायित्व, तो दोस्तों ये है आपका धारा नंबर 6 में। ठीक है। माता पिता संरक्षक के दायित्व जो कि आपके धारा नंबर 10 में है। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन धारा नंबर 29 पे कहा गया है। शैक्षणिक कैलेंडर जो कि दोस्तों आपका है उन धारा नंबर 9 में कहा गया है। और बालकों को अविलंब टीसी जारी करना दोस्तों ये कहा गया है धारा नंबर 5 में। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 3 1 5 2 4। ठीक है, 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4 ये दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका आरटीई एक्ट 2009 में कहाँ पर निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है धारा नंबर 3 में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त करी है। इन्होंने अपनी समझ कहाँ से ली है, मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद से या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रचनावाद, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म से इन्होंने अपनी समझ प्राप्त करी है। ठीक है ना। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है दोस्तों वो ये कहता है कि जो बालक है वो अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं अपने अनुभव के आधार पर करता है। जो एक शिक्षक है उसको शिक्षार्थी के बारे में पूर्व में ही ज्ञान हो जाता है अपनी सोच और समझ के आधार पर। स्कूल में जब प्रवेश लेता है तो वो भी दोस्तों क्या है, एक रचनावाद का उदाहरण है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो एनसीएफ है 2005 उसने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है, रचनावाद से। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संदर्भ में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। कौन सी परीक्षा में सुधार के सुझाव दिए गए। कक्षा 5वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, कक्षा 8वीं की परीक्षा नहीं हो, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो या फिर सभी परीक्षाएं अनैच्छिक हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कक्षा 10वीं की परीक्षा इन्होंने ऐच्छिक होने के संदर्भ में सुधार दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि आपका शिक्षण अधिगम पर भी कह सकते हैं इसको, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सहजानुभूत सिद्धांत का रचना करते हैं, कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन इनको बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इंट्यूटिव जो इनकी थिंकिंग होती है, और या फिर हम इसको कह सकते हैं कि भाई परसेप्शन टाइप का बनाते हैं, गलत परसेप्शन बनाते हैं। तो इसके बारे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा इन बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, या फिर बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, यानी कि उनके कॉन्सेप्ट को संवाद के द्वारा यानी बातचीत के द्वारा इन अवधारणाओं को आप चुनौती दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका बुद्धि पर आधारित है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। मंद बुद्धि बालक आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो जो मंद बुद्धि बालक के बच्चों का जो प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर होता है दोस्तों वो होता है 25 से 50 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर से अगर राइट आंसर देखा जाए तो भाई 30 से 49 इसका राइट आंसर बैठता है। ठीक है ना। तो 25 से 50 वैसे होता है। ठीक। तो इस तरह के जो छात्र होते हैं दोस्तों वो उनकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, या एक तरह से कहते हैं कि वो पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं और एक तरह से अपने जो वातावरण है उसमें समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, शैक्षिक वातावरण में। तो इसकी प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि आपकी कितनी होती है 30 से 49, 25 से 50 भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर यही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि शिक्षण अधिगम पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है।
बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, या फिर दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? दिए गए ध्यान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि दोस्तों अगर आप दोहराते हैं किसी चीज़ को या फिर आप उसमें रटना, इसको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं ना, रटना, तो भाई शिक्षण अधिगम के लिए आप रटने को कभी भी वो सपोर्ट नहीं करता। तो आप प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली में रटने को कभी भी प्रोत्साहित नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है बुद्धि पर आधारित। फिर से आपको बताने हैं कि निम्नलिखित सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अब दोस्तों आपके पास, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं बुद्धि पर, एनसीएफ पर, तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी इजी लगेंगे लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? स्पीयरमैन के द्वारा। त्रिचापीय सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। त्रिआयामी सिद्धांत ये दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा। और बुद्धि का बहुतत्व जो सिद्धांत होता है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 और फिर आपका कितना बैठता है? 3 और 1 और 2, तो 4 3 1 2, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि अभी जो आपका अधिगम करता होता है उसके अभिलक्षण पर ही आधारित है। और एक समस्यात्मक बालक वह है, ठीक, तो समस्यात्मक बालक क्या होता है? जिसके पास कोई न सुलझी समस्या हो, जिसकी कमजोर आनुवंशिकता हो, जिसका गृह वातावरण कमजोर हो, जिसका अभिभावक अति संरक्षणात्मक हो। आपको बताना है कि एक जो समस्यात्मक बालक है वो क्या हो सकता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये सभी एक समस्यात्मक बालक के कारण है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी की कमजोर आनुवंशिकता हो तो वो समस्यात्मक बालक ही निकले। तो ये सभी दोस्तों इनके कारण हैं, ये नेसेसरी कारण है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। तो समस्यात्मक बालक को अगर आप दिखाएंगे या सिंपल उसको डेफिनेशन में बोलेंगे तो क्या है? वो बालक जो समस्याएं पैदा करता है, ठीक है, या जिसका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल समाज के गुणों के बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है, या जो आप इस तरह के काम करता है जो समाज के लिए सही नहीं है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो समस्यात्मक बालक के द्वारा किए जाते हैं, और जिसके द्वारा समस्या पैदा करते हैं वो उसको हम समस्यात्मक बालक कहते हैं, जो हमेशा समस्या पैदा करता है। तो यानी कि जिसके पास कोई भी ना सुलझी समस्या हो, ठीक है, तो ये आपका क्या है? समस्यात्मक बालक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका अधिगमकर्ता की कठिनाई पर आधारित है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। मौखिक रूप से जो सीखने की अक्षमता होती है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? अफेजिया, डिस्लेक्सिया, अग्रेफिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अफेजिया। अफेजिया दोस्तों मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से आपके अधिगमकर्ता की कठिनाई पर आधारित है। एक बच्चा जो डॉग को गॉड पढ़ता है वो किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका पठन दोष है, लिखन दोष है, गति समन्वय दोष है, गठन दोष है। तो ये दोस्तों कैसा है? ये पठन दोष है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा है तो डिस्लेक्सिया का वो पीड़ित है, ठीक है ना। तो डॉग को गॉड पढ़ता है वो किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से ग्रसित है? तो ये है डिस्लेक्सिया से ग्रसित। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका शिक्षण विधि एवं प्रविधियों पर आधारित है। और न्यायदर्श, नियंत्रण एवं निष्कर्ष वैधता के संदर्भ में कौन सी विधियां लगभग एक समान प्रकृति की है? ठीक है ना। न्यायदर्श का मतलब होता है सैंपल, कंट्रोल एंड जो आपका रिजल्ट आता है उसकी वैलिडिटी के रिस्पेक्ट में कौन सी विधियां लगभग एक जैसी हैं? सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक एवं घटनोत्तर विधि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि। ये ऑलमोस्ट एक जैसी विधियां हैं, तो इसलिए ये न्यायदर्श, नियंत्रण और निष्कर्ष की वैधता में एक जैसी प्रतीत होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि मापन एवं मूल्यांकन पर है। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वह अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विधि शिल्प कृतियों को संयोजित करें। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है? तो दोस्तों जब आप ऐसा करते हो तो क्या करते हैं? आप एक तरह का पोर्टफोलियो बनाते हो। तो इस तरह का जो आकलन होगा वो क्या होगा? पोर्टफोलियो आकलन इसको बोला जाता है, ठीक है, बाकी सब नहीं है इसमें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पोर्टफोलियो आकलन, यानी कि आप इसको पोर्टफोलियो असेसमेंट कह सकते हैं इंग्लिश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल सीसीई पर आधारित है, ठीक। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? शिक्षा केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, परीक्षा आधारित या फिर निष्पादन आधारित? तो क्या आंसर है? विद्यार्थी केंद्रित ये होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना।
कैसे क्या होगा, ठीक। यानी कि आप जब नॉलेज देते हैं तो अनरिलेटेड नॉलेज देते हैं, यानी उसका बड़ा पार्ट अनरिलेटेड होता है, यानी आप फालतू की बातें करते हैं, तो उससे क्या होगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए वो कठिन बनाएगा, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए शिक्षार्थियों में सहायता करेगा, या फिर शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तो एक तरह से पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अनरिलेटेड नॉलेज दे रहे हैं, तो आप उससे क्या होगा भाई, जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए अवधारणात्मक समझ, ठीक है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट के बारे में जो उनकी समझ है उसको प्राप्त करने में दोस्तों वो कठिन बनाएगा, ठीक है। जैसे शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान, तो एक तरह से शिक्षार्थियों के लिए तो पॉजिटिव है ना काम ये। तो भाई यहाँ पर साफ साफ है कि भाई इससे शिक्षार्थियों को कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी समझ को विकसित करने में उनको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि पर्सनालिटी पर आधारित है, व्यक्तित्व के किस उपागम द्वारा व्यक्तित्व के अध्ययन में व्यक्ति के आत्मगत अनुभूतियों यानी कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर बल डाला जाता है। किस उपागम के अंतर्गत ऐसा होता है, शरीर गठनात्मक उपागम, सील गुण उपागम, सांवृत्तिक या फिर मानवतावादी उपागम, या फिर संज्ञानात्मक उपागम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मानवतावादी उपागम। तो मानवतावादी उपागम है, उसमें ही दोस्तों व्यक्ति के आत्मगत अनुभूतियों पर बल डाला जाता है जब हम उसकी पर्सनालिटी का अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे मैस्लो के सिद्धांत थे, अब्राहम मैस्लो के, ठीक है, तो वो मानवतावादी उपागम का ही दोस्तों उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि मोटिवेशन पर आधारित है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है, चुनौतीपूर्ण कार्य में करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, या फिर बिना विचारे जल्दबाजी में काम करने की प्रवृत्ति। देखिए दोस्तों, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है वो है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, तभी जाके दोस्तों आपको क्या होती है, अपनी उपलब्धि या फिर उसको सफलता भी कह सकते हैं, वो आपको प्राप्त हो पाती है। तो आप में जब चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होगी तो उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा बोला जाता है। इसके जस्ट उलट होती है पलायन अभिप्रेरणा, ठीक है। पलायन अभिप्रेरणा क्या होती है, जो ये वाली होती है असफलता से बचने की प्रवृत्ति, तो उसको क्या बोलते हैं, पलायन अभिप्रेरणा बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, बच्चों का सोचना एवं सीखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, आपको बताना है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि भाई सीखना उसी वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि शिक्षण सहायक सामग्री पर आधारित है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। आप क्यों शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, आप क्यों उतने सारे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, या फिर अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना, ठीक। एकदम जो हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट इसका बेस है दोस्तों वो है कि विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को ऑप्टिमाइजेशन करना, ठीक है ना, यानी कि जो उनके द्वारा अधिगम होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन ही इसका आधार है। बाकी सब भी हैं लेकिन इसमें सब आ जाते हैं, ठीक। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके बिल्कुल हमने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सेट किए थे। आपको ये पेपर कैसा लगा, अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, बुरा लगा तो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसके अलावा अपना स्कोर भी बताइए कि आपने कितना इसमें स्कोर किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।